पिछले क्लास में कोई क्वेश्चंस हैं? अगर पिछले क्लास में क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आज का लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर के आप लोग इस तरह से समझिए कि कंटिन्यूएशन है। सही है। उस प्रीवियस लेक्चर में जितना काम हो गया था या रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस ये वाला काम था, वही रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस यही काम यही एक्टिविटीज इसी लेक्चर में भी चलती रहेगी। ये दोबारा यही स्लाइड पिछले वाले लेक्चर से कॉपी कर लिया इस पर्पस के लिए, क्योंकि ये जो हम आज का जितनी मटेरियल पढ़ेंगे ये सब इसी रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, दोबारा वही डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू बी सपोर्टेड बाय द डेटाबेस सिस्टम। रिक्वायरमेंट कलेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस में हम ऑर्गेनाइजेशन की बारे में डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कर लेते हैं, और ये डेटा हम कौन से पोर्शन के बारे में कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे, उसी पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए डेटाबेस बनाना है। ठीक है। एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू डेटाबेस सिस्टम। ये जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया और एनालाइज कर लिया, इसी डेटा से हम न्यू सिस्टम इस केस में हमारे पास वो डेटाबेस सिस्टम होगा, उसी के लिए हम जो रिक्वायरमेंट्स है उसी को कलेक्ट कर लेते हैं। ये स्लाइड पिछले वाले लेक्चर से लिया था। अच्छा, अभी ये रिक्वायरमेंट हम किस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं, इसी पे आज डिस्कशन होगी। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस ये जो हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होते हैं। इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, a database developer normally uses several fact finding techniques during a single database project. ये fact finding techniques इसमें से दरमियान में बन जा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे जिसके थ्रू जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से जो कॉमनली यूज फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक आपके पास कोई एक साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इस वक्त हम क्योंकि डेटाबेस के लिए रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, उसी के लिए जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट होती है उसी के लिए फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है। तो उसका जो कॉमन टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक हमारे पास ये एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स, दूसरा हमारे पास है इंटरव्यूइंग, तीसरा हमारे पास है ये जो एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स है फर्स्ट वन, ये फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेटाबेस बना देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पहले कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसमें वो डेटा अपने पास स्टोर कर सकेंगे, तो उसी डॉक्यूमेंट्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। इसी तरह से इंटरव्यूइंग, उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे या जो ओनर होंगे या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसके लिए हमने डेटाबेस डेवलप करना है, उन लोगों से हम इंटरव्यू कर लेते हैं और इसी के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ऑब्जर्विंग द एंटरप्राइज एंड ऑपरेशंस, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बनाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में बंदा प्रैक्टिकली चला जाता है और देख लेते हैं कि उस उधर काम किस तरह से होता है, उधर जिस तरह से काम होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देख लिया जाता है, और उसमें से जिस सीक्वेंस में डेटा आता है, जिस सीक्वेंस में डेटा जनरेट हो जाता है, तो इसी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। इसी तरह से रिसर्च मीन्स इधर जो हमारे पास रिसर्च का मतलब है कि यही है कि हम जो डेटाबेस या जो सिस्टम हम बना रहे हैं, क्या इसी तरह का सिस्टम ऑलरेडी से किसी और ने बनाया हुआ है। अगर किसी और ने बनाया हुआ है तो हम उसने जिस तरीके से बनाया है उसी टेक्निक को अडॉप्ट करके आसानी से अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। या अगर हमारे पास उसकी कुछ पोर्शंस बन गई हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से एपीआईज हमें अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म्स और इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हीं एपीआईज और इन चीज़ों को यूज़ करें बजाय इसके कि हम अपना डेवलप करने की कोशिश कर लें।
तो रिसर्च इस चीज़ के लिए कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये प्रॉब्लम किसी और ने पहले सॉल्व की है, और अगर सॉल्व किया है तो किस तरह से सॉल्व किए हैं, उसी से फिर हम सीख सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चनेयर्स ये भी डेटा कलेक्ट करने का एक टेक्निक है। ये उसी केस में यूज़ हो जाता है जब आपके पास आपके जो यूजर व्यूज़ है या यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो, और आप हर एक को इंटरव्यू नहीं कर सकते या हर एक के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन नहीं कर सकते, तो आप एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, उसमें उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और उसी क्वेश्चंस के जो डेटा आ जाता है उसको फिर आप एनालाइज करके अपनी ये रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ये आज का पूरा लेक्चर इनफैक्ट जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक से इसी पे होगा। इसमें से जो सबसे फर्स्ट टेक्निक है दैट इज एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंटेशंस। Examining documentation means examining documentation can be useful when we are trying to gain something insight as to how the need for the database arose. ये जब आप उसकी जो ऑलरेडी से जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जब डेटाबेस बना रहे हैं, वो तो ऑलरेडी से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेगा और उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वो सारा काम करेगा। तो जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वो काम कर लेते हैं, उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, और उसमें से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ज़रूरत किस तरह से आ गई, जो हमें ये जो डेटाबेस की ज़रूरत हो गई, नीड आ गई, ये किस तरह से आ गई, तो ये पता हमें डेटाबेस से चलता है। अच्छा, ये नीड फॉर डेटाबेस जानना इसी वजह से ज़रूरी है क्योंकि डेटाबेस की ज़रूरत या किसी भी न्यू सिस्टम की ज़रूरत तब आती है जब आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई मेजर प्रॉब्लम्स हो। तो अगर हमें ये नीड का पता चल जाए तो इसका मतलब है कि हमें उन प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं चल सकता था और उसके लिए हम न्यू सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट्स को हम एग्जामिन कर ले, वी में आल्सो फाइंड दैट डॉक्यूमेंटेशन कैन हेल्प टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। इसी तरह से इसका एक सिंपल एग्जांपल, क्योंकि अगर ये रिटर्न से शायद आप लोग को अंदाजा ना हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग दोबारा वही जो एग्जामिनेशन सिस्टम का डेटाबेस है उसको आप लोग कंसिडर कर लें। अगर एग्जामिनेशन सेक्शन पहले से, तो जाहिर बात है किसी न किसी सिस्टम का तो चल रहा है डेटाबेस से पहले, हम चले जाते हैं वो जिस तरह से डेटा स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो रजिस्टर्स में स्टोर कर लेते हैं, उसके पास हार्ड कॉपीज हैं और उस कॉपीज में वो अपने पास डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो हम उसमें से देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को देख लेते हैं, तो स्टूडेंट का डेटा वो किस तरीके से स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट का रोल नंबर अपने पास स्टोर कर लेते हैं, स्टूडेंट का नेम स्टोर कर लेते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, उसका प्रोग्राम बीसीएस में है या बी में है या इस चीज़ में है, इसको स्टोर कर लेते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर कर लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट की बहुत सी इंफॉर्मेशन वो अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो अभी जब हम न्यू डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे तो उनकी उस डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये अंदाजा हो गया कि हम जब न्यू सिस्टम बनाएंगे तो उसमें हमारे पास रोल नंबर का भी डेटा होगा, उसमें हमारे पास नेम का भी डेटा होगा, स्टूडेंट के नेम, इस तरह से उसका जो एड्रेस है वो भी हमारे पास होगा, प्रोग्राम भी होगा, डिपार्टमेंट भी होगा। ये सारे डेटा का जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आ जाती है, जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये एक्चुअली हमें उन डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाती है जो ऑलरेडी से ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अपना डेटा मेंटेन कर लेते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल उधर डिपार्टमेंट का डेटा रखेंगे तो डिपार्टमेंट का नेम होगा, उसके उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स है वही होंगे, कौन कौन से कोर्सेज उसमें है वही होंगे। तो अभी जब हम अपना नया सिस्टम बनाएंगे तो डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स है ये डेटा भी हमारे सिस्टम में आएगा, उस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज है ये भी हमारे सिस्टम में आएगा। अभी कोर्सेज के कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो रखते थे, फॉर एग्जांपल कोर्स टाइटल है, कोर्स आईडी है या और उसके क्रेडिट आवर्स है, ये सारे इंफॉर्मेशन वो रखते थे। तो हमें उन डॉक्यूमेंटेशन से जो ऑलरेडी से वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जिन डॉक्यूमेंटेशन में स्टोर है उसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम बहुत से डेटा गैदर हम कर सकते हैं, और फिर उसी डेटा को एनालाइज करके उसमें से हम रा डेटा को निकाल देते हैं और जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है वो उसमें से छोड़ देते हैं या अपने सिस्टम में इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा जी, जिस स्लाइड में भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो ये टेबल टाइप का बनाया हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट्स
जो जो हम डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर लेते हैं, इसका पर्पस क्या है और इसका कोई एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है। एग्जांपल तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि फॉर एग्जांपल जो डेटा ऑलरेडी से हमारे पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट को कौन कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब्स प्रॉब्लम एंड नीड फॉर डेटाबेस, ये जो फर्स्ट बुलेट था उस पिछले स्लाइड का, दोबारा आ जाते हैं, ये नीड फॉर डेटाबेस ये वाला सही है। सो डिस्क्राइब्स प्रॉब्लम एंड नीड फॉर डेटाबेस, ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये डेटाबेस की ज़रूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके इंटरनल मेमोज को आप देख लेते हैं। मेमोज ये जो कम्युनिकेशन हो जाती है, लेटर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर लेते हैं, उसको मेमोज कहते हैं। इसी तरह से ईमेल्स ये भी गेट कम्युनिकेशन के लिए हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये जो जितनी मीटिंग्स हो जाती है उसकी वो जो डिस्कशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मिनट्स कहते हैं। उन्हीं मिनट से आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस की जरूरत है क्योंकि हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स दोबारा जो डेटा एग्जामिनेशन सिस्टम के रिपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल उसका एक सिंपल रिपोर्ट हमारे पास डीएमसी है। डीएमसी से हमें पता चल जाता है कि डीएमसी हम कितने टाइम में बना सकते हैं, उस पर कितना कितना मसले आ जाते हैं। तो इन मसलों से हमें पता चलेगा कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये डीएमसी या ये डीएमसी में आपको एक रिपोर्ट बता दे। इस तरह इसमें फॉर एग्जांपल ये भी एक सिंपल रिपोर्ट हो सकती है कि अगर एग्जामिनेशन सेक्शन से पूछ लिया जाए कि इसी साल फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपर्स का लिस्ट दे दे, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर टॉपर के लिस्ट के लिए वो क्या करेंगे, हर एक एक्सेल शीट में अगर रखे हुए तो हर एक एक्सेल शीट में जाएंगे, या अगर किसी और जगह तो डेटा रखे हुए तो हर एक उस रजिस्टर में जाएंगे और एक एक के नोट करके वो रिपोर्ट बनाएंगे। तो उस पर हफ्ते का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये डेटा आपके पास डेटाबेस में हो तो ये विद इन नो टाइम वो आप वही लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपर्स, सेकंड सेमेस्टर के टॉपर्स, थर्ड सेमेस्टर के टॉपर्स, इसी तरह से वही स्टूडेंट जिसके पेपर्स कंपार्ट है, ये भी हमारे पास एक रिपोर्ट फॉर एग्जांपल चाहिए कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से स्टूडेंट्स के पेपर्स कंपार्ट है जो फेल कर दी गई है। अब अगर ये आपके पास मैनुअल सिस्टम हो या एक्सेल शीट में ये डेटा पड़ा हुआ हो तो ये वाला डेटा निकालने में तकरीबन एक हफ्ता टाइम लग सकता है कि हम ये देख लें कि पूरी डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स के पेपर फेल हो गए। लेकिन अगर ये हमारे पास डेटाबेस में हो तो ये विद इन नो टाइम हम इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। सही है। तो फॉर एग्जांपल ये दोबारा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले कि इसका पर्पस क्या है। डिस्क्राइब प्रॉब्लम एंड नीड फॉर डेटाबेस, तो डेटाबेस की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम रिपोर्ट एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को हफ्तों में या वीक्स में जनरेट कर सकते हैं। तो उस जो वीक्स में रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो जाहिर बात है उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, उस पर जो आपकी एम्प्लॉइज है उसकी जो उसको तो पेमेंट होती है हर काम की, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेंगे, एरर्स की भी ज़्यादा चांसेस है शायद उस तरह के स्टूडेंट्स रह जाए जिसके पेपर कंपार्ट है लेकिन इधर उसको शो नहीं किया गया। लेकिन अगर ये डेटाबेस में हो तो उस पर ना टाइम लगेगा ना एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज की जरूरत होगी, वो विद इन नो टाइम वो रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो पर्पस और उसका एग्जाम्पल कि किस तरह से हम ये इस पर्पस को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज अफेक्टेड बाय प्रॉब्लम, ये ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें मैं इसमें से इधर डिस्कस नहीं करते, ये आप तो खुद रीड आउट कर लें बुक में और डिटेल्स के साथ भी। मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। दोबारा वही डीएमसी का पोर्शन ले ले, डीएमसी का एग्जांपल ले ले, या जो टॉपर्स है या गोल्ड मेडलिस्ट है उनका लिस्ट आनी चाहिए, यही एग्जांपल आप ले लें। तो ये डेटाबेस अगर हम बना लेंगे कहते हैं कि पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन को हम इसीलिए रीड कर लेते हैं क्योंकि हम डेटाबेस के लिए रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटाबेस के लिए जो रिक्वायरमेंट हम कलेक्ट कर लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कौन से हिस्से पे असरअंदाज होंगे, मीन्स इधर असरअंदाज मीन्स के पॉजिटिव चेंजेस उसमें कौन से लेके आएंगे, जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली किस तरह से हैंडल करेंगे। तो अगेन वो टॉपर का लिस्ट हमें चाहिए था, टॉपर के लिस्ट पे महीने लग सकते थे या वीक्स, महीने तो नहीं लेकिन वीक्स कम से कम लग जाते हैं। अगर हमारे पास डेटाबेस सिस्टम हो तो विद इन नो टाइम जनरेट हो सकता है। ठीक है। इस तरह से ये देखिए जॉब टास्क एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस, ये हमारे पास सैंपल ऑफ कंप्लीटेड मैनुअल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, मैनुअल फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, यही रिपोर्ट्स आप लोग एज्यूम कर ले कि टॉपर लिस्ट मैनुअली जनरेट कर लिया गया या जो
फेल्ड स्टूडेंट है उनका लिस्ट मैनुअली जनरेट कर लिया गया। सैंपल कंप्लीटेड कंप्यूटराइज्ड फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अच्छा, इधर ये कंप्यूटराइज्ड का नाम इसी वजह से यूज कर दिया गया है क्योंकि ये बुक मैंने आपको कह दिया था, ये जिस बंदे ने राइट किया है, ये इसका जो अतर है, ये जिस बुक से हम पढ़ते हैं, ये अमेरिका का प्रोफेसर है और उन लोगों के जहन में भी नहीं है कि कोई बंदा आज कल भी रजिस्टर में डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो जो फाइल बेस्ड सिस्टम है, मैंने आपको कहा था कि फाइल बेस्ड सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक फाइल बेस्ड सिस्टम जो प्योर मैनुअल है, जिस तरह से हम यूज कर लेते हैं, और दूसरा फाइल बेस्ड सिस्टम जिसके लिए किसी C++ में या जावा में कोडिंग की गई हो और कोई एक सिस्टम बनाया गया हो, उसको भी फाइल बेस्ड सिस्टम कहते हैं, वो डेटाबेस सिस्टम नहीं होता। तो इधर ये जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, ये वही जो फाइल बेस्ड सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं उसी की बात कर लेते हैं। उधर जो फाइल बेस्ड सिस्टम में जो रिपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स थी, ये मैंने आप लोग को जो ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम पे वो पढ़ा रहा था। मैंने आपको कहा था कि उसे हम फिक्स्ड जो क्वेरी से वही कर सकते हैं या फिक्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर हमने कोई रैंडम दूसरा रिपोर्ट की जरूरत पड़ गई तो फिर हम इसमें से जनरेट नहीं कर सकते। सही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो फॉर एग्जांपल उसमें फिक्स्ड क्वेरी से या फिक्स्ड फॉर्म्स हम रिपोर्ट्स हम उसमें से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत से इधर अलग से आप अपने लिए डिस्कशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से ये एक ये मिशन स्टेटमेंट है और एक मिशन ऑब्जेक्टिव्स है। ये शायद हमने ये जो उसके साथ उसको पढ़ना चाहिए था। एक ये मिशन स्टेटमेंट है और एक है मिशन ऑब्जेक्टिव्स। ये आप लोग इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें। मिशन स्टेटमेंट इस पूरे डेटाबेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मेन ऑब्जेक्टिव, अगर डेटाबेस डेवलप हो जाए तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसको आप रिटर्न में लेके आते हैं, उसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर वो जो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है इस डेटाबेस से, उसको फिर आप छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मुझे DMC इसमें से जनरेट होगी, फिर इसमें से मैं ये फेल स्टूडेंट का लिस्ट जनरेट कर सकूंगा, ये क्विकली मुझे डेटा देगा, ये करेगा, वो करेगा। इसको आप इस तरह छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, तो उसको फिर मिशन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सही है। ये मिशन स्टेटमेंट और मिशन ऑब्जेक्टिव दोनों इसी चैप्टर से आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें डिटेल के साथ। अगर कोई मसला हो गया तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्क्राइब्स करंट सिस्टम। अगर आप करंट सिस्टम को रीड आउट करेंगे तो तभी आप न्यू सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, अगेन ये आपके लिए वही जो फाइल बेस्ड सिस्टम है, कंप्यूटर फाइल बेस्ड सिस्टम, उसी की बात कर लेते हैं। तो उसमें से डेटा जिस फ्लो में चला जाता है या जो डायग्राम है उसको आप देख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी न्यू सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। इस तरह से डेटा डिक्शनरी, जो मीटा डेटा है उस फाइल बेस्ड सिस्टम को वही आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर उसमें ऑलरेडी से कोई एक डेटाबेस है और उसी डेटाबेस में आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये अगेन आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो डेटाबेस सिस्टम है उसी में उसका एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को आप चेक कर लेते हैं और फिर उसी में चेंजेस करना चाहते हैं। ये आप लोग इस तरह से सिंपली समझ लें कि फॉर एग्जांपल ये, इसके लिए थोड़ा सा मैं नादरा का एग्जांपल आपको लोग को दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, नादरा का जो डेटाबेस इनिशियली बन गया था वो सिर्फ ये NIC कार्ड्स के लिए बनाया गया था। ये नादरा का डेटाबेस, अगर आप लोग शायद आप उस वक्त या हों छोटे होंगे या शायद कुछ लोग की बात भी नहीं हुई होगी, ये 2002 में ये इदारा बन गया था। तो उस टाइम पे नादरा का जो डेटाबेस था वो सिर्फ जो NIC कार्ड से, ये जो नेशनल ID कार्ड से, यही बनाते थे। तो इनिशियली जो डेटाबेस बन गया उसमें यही डेटा था जो ID कार्ड उसमें से बन सकते थे, लेकिन बाद में इसी नादरा को एक्सटेंड कर लिया और चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट के लिए उसको एक्सटेंड कर लिया गया। तो अभी जब पासपोर्ट के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये न्यू सिस्टम बनाएंगे या एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। तो उस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसका डेटाबेस डिज़ाइन को उसको एनालाइज करके उसको फर्दर एक्सटेंड करना है, या जो न्यू सिस्टम अभी जो उसमें वो ऐड करेंगे, पासपोर्ट का डेटा ऐड करेंगे, तो उसके लिए उसको एक्सटेंड करने के लिए आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस डिज़ाइन को रिव्यू करोगे। ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन आपके पास दोनों केसेस में आ सकते हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम में भी आ सकता है और जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है उसी में भी आ सकता है। अच्छा जी, और तीसरा यूजर मैनुअल्स एंड ट्रेनिंग्स। जो भी सिस्टम बन जाता है उसमें यूजर की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए नॉर्मली एक SOP टाइप का बनाया जाता है कि उसको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी। उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी सिस्टम क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम और कौन सी चीज़ें उसमें मिसिंग है, तो उसी से भी आप रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ये अभी तक जितनी स्लाइड्स पढ़ ली, दोबारा पिछले स्लाइड्स पे चला जाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी डेटाबेस के लिए रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। इसी आज के लेक्चर से जो डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर लेते हैं कि इस डेटाबेस के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बाद में हम उस डेटा को एनालाइज भी करेंगे। तो अब ये डेटा कलेक्ट हम किस तरह से कर लेते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को इधर आप लोगों के बुक में फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का नाम दिया है और नॉर्मल यही नाम दिया जाता है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। ये तकरीबन हर जगह पे यूज हो जाता है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, ये टर्म यूज हो जाते हैं। तो उन्होंने उसमें जो कॉमन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स दी गई है, एक उसमें से एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स दी गई है और ये बाकी जो मैंने आपको बताए थे। इसमें से अभी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। ठीक है जी, एक ये डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है, एक इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन से ऑर्गेनाइजेशन की उससे हमें पता चलेगा। सही है। अच्छा जी, अभी वो डॉक्यूमेंटेशन फिर आपको इधर थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप रीड करके आपको पता चल सकता है कि आपके डेटाबेस के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड। समझ आ गई सीआर? यस सर। तो नहीं रहे? नो सर, नो सर। अच्छा जी, सोना नहीं है, सही है। अच्छा जी, जो दूसरा टेक्निक है वो इंटरव्यू है। Interviewing is the most commonly used and normally most useful fact finding technique. We can interview to collect information from individuals face to face. इंटरव्यूज के थ्रू भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू हम किस से करेंगे? अच्छा, ये अगर आपको याद हो, ये बार बार मैं आपको यूजर व्यूज का बता देता हूँ। आपने सबसे पहले यूजर व्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है। वो जो सिस्टम डेफिनेशन वाला फेज था उसी में अपने सारे यूजर व्यूज को आइडेंटिफाई करने होते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन से पहले। तो आप उस यूजर व्यूज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास यूजर व्यू है, तो स्टूडेंट तो आपके पास यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आप तो 1000 से इंटरव्यूज नहीं कर सकते। उसके रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हर डिपार्टमेंट से 2-3 बंदों को आपने इंटरव्यू कर लिया, तो आप उसको एज्यूम कर लेते हैं कि यही प्रॉब्लम या यही डेटा सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा जी, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? अलाउ इंटरव्यू टू रिस्पॉन्ड फ्रीली एंड ओपनली टू क्वेश्चंस। जिस बंदे से इंटरव्यू हो जाता